Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Happy. So friends, हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्लांट एंड एनिमल कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पेड़ पौधे और जंतुओं का कैसे संरक्षण करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ टर्म जो कि यहाँ यूज़ होंगे, जैसे इकोसिस्टम के बारे में, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, बायोस्फीयर किसे कहा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं, है ना, क्यों करते हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन, क्या रिजल्ट हो सकते हैं। यदि आपने ये सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रिलेटेड है, हम लोगों ने क्या किया भैया, पेड़ों की कटाई कर दी अपने जो भी वेरियस पर्पज़ है उनके लिए। तो अगर यही कंटिन्यूसली चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारी चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी, है ना। इकोसिस्टम की अगर एक चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर पूरे फूड चेन में क्या होगा, जो खाद्य जाल है ना, जो एक दूसरे पर डिपेंड है, उनमें इसका प्रभाव पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। प्लांट ख़त्म होंगे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे क्या होगा, जो हमारी पृथ्वी का कंटिन्यू जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही तो क्रिएट होगी ना। तो ज़रूरी है कि उसका हम क्या करें, उसको प्रोटेक्ट करें, ताकि ये सारी चीज़ें हमें ना देखनी पड़े। तो उनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करेंगे और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे किया जाता है, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, प्लांट एनिमल तथा उनके हैबिटेट के कंजर्वेशन के लिए कुछ कंजर्वेशन एरियाज़ क्या किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, एस्टैब्लिश करे जाते हैं, यानी चिन्हित किए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है जो प्लांट है और एनिमल है और साथ में जो उनका हैबिटेट है, जहाँ पर वो रहते हैं, उन एरियाज़ को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। जिन्हें किन किन नामों से जाना जाता है या फिर वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं बायोस्फीयर रिजर्व, हिंदी में बोला जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और दूसरा है नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, और तीसरा क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। देखिए, हिंदी में बोलते हैं इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था जैव मंडल का मतलब क्या है, बायोस्फीयर का मतलब क्या है, हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है। सबसे पहले जब टर्म बताया था तो वहाँ बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी प्लैनेट का वो पोर्शन जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग, कोई भी हो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एग्जिस्ट करता हो, यानी उसका जीवन यापन संभव है, वो पोर्शन क्या कहलाता है, जैव मंडल या बायोस्फीयर कहलाता है। कौन सा पोर्शन है, वो सारे के सारे ही है, एटमॉस्फेयर भी है, लैंड वाला पोर्शन भी है और वाटर बॉडीज भी हैं, यानी सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पर क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या, ये वाटर बॉडीज में ये एरियाज घोषित करे जा सकते हैं, मतलब कि कोस्टल एरिया जो होते हैं वहाँ पर भी, जो समुद्री वाला होता है, लैंड एरिया में भी किए जा सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई। अब बात करते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व ये है क्या, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। तो देखिए, बहुत बड़े प्राकृतिक जो भी नेचुरली एरियाज होता है उसको क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत संरक्षित किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। लिखा है इसमें बहुत बड़े संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया होता है कंजर्वेशन का ये, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और अभ्यारण्य जो होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी है ना, वो भी शामिल हो सकती हैं। इस जो यहाँ पर लिखा है, ये जो लाइन लिखी, इसका मतलब ये है कि सपोज ये मैंने क्या बना दिया, एक बहुत बड़ा आरक्षित क्षेत्र बना दिया। सबसे पहले समझते हैं कि ये मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, पूरा मैंने नहीं बनाया, ये हमारा क्या है, भारत है। हमने क्या किया, इस एरियाज़ को क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, ठीक है, ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, अब ये क्या है, बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जिसके अंतर्गत इसमें लिखा है यहाँ पे नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और अभ्यारण्य भी आ सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है, ओवरऑल कहने का मतलब है, जो नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभ्यारण्य, इनके कंपैरिजन में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है कौन, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद क्या होता है, दूसरी लाइन लिखी है, बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट एनिमल के साथ साथ मानव समुदाय या आदिवासी और उनकी संस्कृति को भी क्या करी जाती है, रक्षा करी जाती है। इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या किया, इस पूरे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। अब इसके आसपास कुछ लोग भी तो होंगे, कुछ जनजातियाँ भी तो हो सकती हैं, जो लोग होंगे ना, उनको इससे अलग नहीं किया जाएगा।
ये नहीं किया जाएगा कि हमने क्या किया, इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, जो भी लोग आसपास रह रहे हैं उनको इससे अलग कर देंगे, नहीं, उनको भी इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है नेशनल पार्क और अभ्यारण्य से रिलेटेड। अगर बात करेंगे हम लोग आगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बायोस्फीयर है इसमें क्या किया जाता है, प्लांट एनिमल जो भी उनका हैबिटेट है उसको तो प्रोटेक्ट किया ही जाता है, उसको तो कंजर्व किया ही जाता है। उसके साथ साथ जो भी वहाँ लोग रह रहे होते हैं, चाहे वो कोई मानव समुदाय हो, चाहे वो जनजाति हो, ठीक है, कोई आदिवासी हो, उनको भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। उनको तो प्रोटेक्ट किया जाता है, साथ में उनका जो कल्चर है उसको भी प्रोटेक्शन दी जाती है, उनकी भी रक्षा करी जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं बहुत बड़ा एरिया होता है, जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के कंपैरिजन में सबसे बड़ा अगर कोई होता है तो वो है बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि इसके अंतर्गत नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और जो सेंचुरीज हैं वो भी आ सकती हैं, यानी कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी हो सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी कि कौन सा ऐसा है जहां पर बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कौन कौन सा, इसमें से कोई एक बताऊंगी ज़रूर कि बायोस्फीयर है जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क भी है और अभ्यारण्य भी है, ठीक है। ये इतना बड़ा होता है कि सारे एरिया में, अब देखो ह्यूमन एक्टिविटी तो ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े एरिया को घोषित कर दिया गया और मानव को यहाँ पर शामिल भी किया गया, जो भी जनजाति वगैरह हैं, तो क्या उनकी एक्टिविटी को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो क्या किया गया कि अब जैसे मान लीजिए हमने रोक दिया तो वो चोरी से काम करेंगे, इसलिए क्या किया गया, कुछ एरिया को प्रतिबंधित किया जाता है यहाँ पर और कुछ एरिया को प्रतिबंधित नहीं किया जाता, ताकि जो नेचर है और जो भी मैनकाइंड है, यानी जो आदमी है और जो नेचर है, दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल रिलेशन क्रिएट हो सके, ब्यूटीफुल रिलेशन बन सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में या 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। अब 3 जोन कैसे हैं, सपोज हमने क्या किया, इस एरिया को क्या कर दिया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, तो 3 भागों में कैसे डिवाइड किया जाता है, तो देखिए या 3 जोन में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे अंदर इसके क्या होता है, सबसे अंदर वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं कोर जोन, फिर उसके बाद जो मिडिल वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बफर जोन, ठीक है। 3 जोन कैसे हैं, बफर जोन, उसके बाद सबसे आउटर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। इस तरीके से क्या किया जाता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। इन जोन में कुछ ऐसे जोन हैं, यानी इन तीनों में से कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या किया जाता है, जो ह्यूमन की एक्टिविटी है उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और कुछ जो एरियाज़ हैं इसमें उनमें क्या किया जाता है, ह्यूमन की एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है कि जो यहाँ पर प्लांट हैं, जो एनिमल हैं, उनको कोई नुकसान पहुँचे, ठीक है। आगे ये सारी बात करेंगे ही। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई कि बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ। बायोस्फीयर का मतलब होता है, मतलब बायोस्फीयर है क्या, तो बहुत बड़े एरियाज़ को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, जिसके अंतर्गत कंजर्व मतलब संरक्षित किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जिसके अंतर्गत क्या होता है, प्लांट भी शामिल है, एनिमल भी शामिल होते हैं, इनको तो प्रोटेक्ट किया जाता है, साथ में जो वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं उसके आसपास और उनके कल्चर को भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन करी जाती है, उनको भी शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। और ये एरिया इतना बड़ा होता है कि सारे एरियाज़ में अगर हम प्रतिबंधित कर देंगे सारे एरियाज़ को कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो फिर जो एक ब्यूटीफुल रिलेशन है ना, इकोसिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। लोग चोरी से क्या करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, ताकि कुछ एरिया को क्या कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। उससे क्या होगा, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है वो भी सुरक्षित रहेंगे और जो ह्यूमन वाला पोर्शन है, यानी जो ह्यूमन मैनकाइंड वाला पार्ट है, वो भी अच्छे से काम करेगा, यानी दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन बन सकेगा। इसके लिए इसको क्या किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 जोन में। सबसे अंदर वाले जोन को बोलते हैं कोर जोन या कोर एरिया बोलते हैं, जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बफर जोन, और जो सबसे आउटर वाला होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। अभी हम इन जो ट्रांजिशन जोन है, बफर जोन है, कोर जोन है, इनके बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बात करते हैं जोन के बारे में, पर्टिकुलर किसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, किसमें नहीं है, इन सब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं जो जोन है, बायोस्फीयर रिजर्व के जो जोन है ना, उनके बारे में बात करेंगे। 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 एरियाज़ में क्या किया गया, इनको डिवाइड किया गया। फर्स्ट था कोर जोन, दूसरा था इसमें कौन सा, तो बफर जोन था, और तीसरा था ट्रांजिशन जोन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कोर जोन के बारे में। जो क्या होता है, सबसे इनर वाला पार्ट होता है, सबसे क्या होता है, अंदर वाला जोन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोर जोन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। हमने इस टाइप से बनाया ये जोन ताकि अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, जो सबसे पहला है कोर जोन, इसमें क्या है, ये सबसे इनर पार्ट होता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका सबसे अंदर वाला भाग होता है। कानूनी रूप से ये क्या होता है, कंजर्व एरिया होता है। कानूनी रूप से ये क्या होता है, संरक्षित एरिया होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत क्या है, इसमें क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती हैं। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी नहीं करी जा सकती, हम यहाँ पर नहीं जा सकते। ये पूरी तरीके से क्या होता है, कंजर्व होता है। इसके अंतर्गत जो वाइल्ड लाइफ है सिर्फ वही रहते हैं और कोई नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। कानूनी रूप से ये सुरक्षित होता है। ह्यूमन एक्टिविटी सख्त प्रतिबंधित होती है। ठीक है, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा होता है, आप यहाँ नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ क्या है, अब उसमें बहुत बहुत कम छूट दी जाती है। वो किस चीज़ से रिलेटेड है जो छूट दी जाती है, वो है ये, केवल इसमें रिसर्च जो एक्टिविटी है ना वो अलाउड होती हैं। ठीक है, रिसर्च एक्टिविटी वो ज़्यादा नहीं, ठीक है, कम रिसर्च एक्टिविटी यहाँ पर क्या होता है, अलाउड होती हैं। और वो भी कैसी, जिनसे नेचर और वाइल्ड लाइफ को इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, जो नेचर है, जो प्रकृति है वहाँ की, और साथ में जो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, यानी जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे, ऐसे यहाँ पर क्या रिसर्च एक्टिविटी के लिए ये अलाउड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। एक चीज़ और है, यहाँ पर लिखा है, ये ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें ज़्यादातर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज़ हैं, यानी जो अभ्यारण्य हैं ना, वो शामिल होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमने सबसे पहले बताया था कि जो नेशनल पार्क हैं, यानी जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं, वो बायोस्फीयर के अंदर हो सकते हैं, और कहाँ होंगे ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो कोर जोन के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो सकता है, नेशनल पार्क और जो अभ्यारण्य है वो शामिल हो सकते हैं। तो कोर क्षेत्र आपको क्लियर हुआ होगा, ये सबसे अंदर का पार्ट होता है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से क्या होती है, प्रतिबंधित होती हैं। और क्या है ये, केवल क्या चीज़, किस चीज़ की छूट होती है, तो बहुत ही कम रिसर्च एक्टिविटी जो होती है उनकी छूट होती है। वो भी ऐसे जिनमें जो भी वहाँ का नेचर है, जो भी वाइल्ड एनिमल है, उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो ऐसे एक्टिविटी के लिए ये क्या होता है, अलाउड होता है। आगे क्या है, यह ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें ज़्यादातर जो वन संरक्षण अधिनियम है 1972 उसके तहत जितने सारे नेशनल पार्क है और जो सेंचुरीज हैं, अभ्यारण्य है, वो शामिल होते हैं। तो कोर जोन क्लियर हुआ। अब दूसरा जो था मिडिल वाला पार्ट, जिसे बोलते हैं बफर जोन। ठीक है, बफर क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या है, तो ये बायोस्फीयर का सबसे मिडिल वाला पार्ट होता है। इसमें क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं होती, कुछ छूट यहाँ पर दी जाती है। कोर जोन के कंपैरिजन में जो बफर क्षेत्र होता है, जो बफर जोन है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, अलाउड होती हैं। जैसे क्या हो सकता है, मैंने बताया था इसमें कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें जो भी लोग होते हैं ना, उनको भी शामिल किया जाता है। जो आसपास के लोग होते हैं, जिस क्षेत्र को घोषित किया जाता है, तो उस आसपास के जो लोग होते हैं उनको उससे अलग नहीं किया जाता, उनको भी इसमें शामिल किया जाता। तो उनके रहने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना, उनकी भी व्यवस्था करी जाती है, उनके कल्चर की भी व्यवस्था करी जाती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए क्या है कि जो बफर जोन है, इस जोन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। बट बफर जोन में क्या है, यहाँ पे अलाउड होती हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे फिशिंग हो गया, ठीक है, मछली पकड़ने वाला प्रोसेस। उसके बाद क्या है, टूरिज्म हो गया, घूमने के लिए आप जा सकते हैं मनोरंजन के थ्रू। कल्टीवेशन, आप खेत वगैरह मतलब कर सकते हैं, वहाँ पर खेती वगैरह कर सकते हैं। दूसरा है ग्रेजिंग, जो आपके जानवर हैं उनको चरने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, चरा
सकते हैं, वो चीज़ लिखा है। चराई करी जा सकती है और वनकी करी जा सकती है। दूसरा है रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटी, यहाँ पर ये सारी चीज़ों की क्या होती है, छूट होती है। ठीक है, आप ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन छूट तो है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना है जिनसे वहाँ का जो नेचर है, जो वहाँ के एनिमल हैं, जो प्लांट हैं, उनको नुकसान पहुँचे। तो ये चीज़ आपको समझ में है कि बफर जोन के अंतर्गत क्या होता है, लिमिटेड एक्टिविटी ही अलाउड होती हैं। उसके बाद तीसरा है ट्रांजिशन जोन, यानी संक्रमण क्षेत्र जिसे कहा जाता है। तो ये क्या होता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका सबसे आउटर वाला जोन जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। इसमें क्या है, बफर जोन के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा छूट दी जाती है। जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप बस्तियाँ बसा सकते हैं, मतलब अपना घर बना सकते हैं, जो भी आसपास के लोग हैं वो अपना घर भी बना सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, खेती वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर था वैसे वहाँ भी क्या कर सकते हैं, आप खेती वगैरह कर सकते हैं और वनकी भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, कि क्या है सारी चीज़ें। तो ट्रांजिशन जोन और कोर जोन, बफर जोन में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि क्या है सारी चीज़ें, तीनों जोन में क्या है। कोर जोन में कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, इसके अंतर्गत नेशनल पार्क और जो अभ्यारण्य है ये सारे शामिल होंगे। बफर क्षेत्र में क्या होता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, और ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती हैं। जैसे यहाँ पर आप अपने घर वगैरह भी बना सकते हैं, बट ये जो बफर क्षेत्र है यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में। ठीक है, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व का कार्यक्रम जो है यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। कब, 1971 में। बायोस्फीयर रिजर्व का कार्यक्रम यूनेस्को के द्वारा 1971 में, यूनेस्को ने 1971 में स्टार्ट किया था। किसी भी देश में जो बायोस्फीयर एरिया होता है ना, उसका जो चुनाव करना होता है वो कौन करता है, तो उस देश की जो भी गवर्नमेंट होती है वो करती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। दुनिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इन 1979 में स्थापित किया गया था। दूसरा पॉइंट था कि दुनिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है इन 1979 में स्थापित किया गया था। तीसरा है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, और यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। एमएबी का मतलब होता है यहाँ पे मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, एमएबी प्रोग्राम का फुल फॉर्म है यहाँ पे, एमएबी का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, सो लिखा है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व राज्य या केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम के तहत नामांकन के माध्यम से घोषित किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा है वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो वो हैं 18। ठीक है, कितने हैं, 18 हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि जिनके बारे में पूछा जाता है, तो उनको देख लेते हैं। जैसे भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है नीलगिरी वाला। ठीक है, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसे कब घोषित किया गया था, इन 1986 में किया गया था। ओके, और यूनेस्को की सहायता से किया गया था। ये कितने क्षेत्र को कवर करता है, तो ये है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को क्या करता है, ये कवर करता है। आगे बात करते हैं भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, यानी सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, वो है डिब्रू सुखोया। ठीक है, सुखोया या सैखोवा बोला जाता है, तो ये कहाँ है, असम में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आगे है भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू सुखोया, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। उसके बाद भारत का सबसे पहला समुद्री बायोस्फीयर। ठीक है, ये कोस्टल एरियाज में भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करे जा सकते हैं, यानी पानी वाले उसमें भी करे जा सकते हैं, और लैंड में भी करे जा सकते हैं, सी एरियाज जो होते हैं उनमें भी करा जा सकता है। तो सबसे पहला समुद्री अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी जाए तो वो है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं इसको, उसके बाद बायोस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जितनी सारी हमें जानकारी देनी थी वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व का कार्यक्रम जो है यूनेस्को के द्वारा 1971 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था।
किसी भी अगर कोई भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना होता है तो वो कौन करता है, उस देश की गवर्नमेंट करती है। आगे लिखा है दुनिया का सबसे पहला बायोस्फीयर जो है वो इन 1979 में स्थापित किया गया था। भारत में बायोस्फीयर जो अगर अपने भारत की बात करी जाए तो वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व जो है राज्य या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। और किस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि यूनेस्को ने ये स्टार्ट किया गया था, तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम था MAB, जिसका फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। सो इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है, जिस भी बायोस्फीयर को घोषित करना होता है तो नामांकन के थ्रू उसको क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू। आगे क्या है, वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो वो है 18। सबसे पहला कौन सा है, नीलगिरी है। कब घोषित किया गया था, इन 1986 में किया गया था यूनेस्को की सहायता से। कौन कौन से राज्य हैं जिनको ये कवर करता है, तो तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। याद रखना ये टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए तो है भी, ये सारी चीज़ें ही हैं। आगे क्या है, भारत का सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा अगर बात करी जाए तो गल्फ ऑफ कच्छ है, और सबसे छोटा है डिब्रू सुखैया, जो कि कहाँ है, वो है असम में। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, वो है गुजरात में। और सबसे पहला समुद्री अगर बात करी जाए तो वो है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, ठीक है। पूछ लिया जाता है ये किससे संबंधित है, फ्लोरा एंड फौना किससे संबंधित है। देखिए फ्लोरा जो है इसको बोलते हैं वनस्पति जात, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाने वाला पर्टिकुलर टाइप का कोई प्लांट है तो उसको बोला जाता है फ्लोरा। यानी जो फ्लोरा है वो किससे संबंधित है, वो है प्लांट से संबंधित। किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइप का कोई अगर पाया जा रहा है प्लांट तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। ये किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। जनरली यहाँ पे पूछा जाता है कि ये संबंधित किससे है, तो फ्लोरा प्लांट से रिलेटेड है। फौना की बात करें तो फौना का जो फौना है इसको हिंदी में बोला जाता है प्राणी जात। ये भी वैसे ही डिफाइन करेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाने वाला पर्टिकुलर टाइप का अगर कोई एनिमल है तो उसको क्या बोलेंगे, फौना बोलते हैं। यानी जो फौना है वो किससे संबंधित है, वो है एनिमल से संबंधित, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, फ्लोरा एंड फौना किससे रिलेट करते हैं, किससे संबंधित है। तो फ्लोरा जो है वो प्लांट से रिलेटेड है और जो फौना है वो किससे है, एनिमल से रिलेटेड है, यानी जंतु से रिलेटेड है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। यहाँ से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें थी वो कंप्लीट हुई। अब हम आगे बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। एक चीज़ और मैंने बताया था कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है इसके अंतर्गत नेशनल पार्क और अभ्यारण्य भी आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। मैंने बताया था जैसे मैंने ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, इसमें नेशनल पार्क और अभ्यारण्य भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में है। जिसमें क्या है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें नेशनल पार्क की तो इसके अंदर नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। वो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, तो पंचमढ़ी, ठीक है। और उसके बाद अभ्यारण्य की बात करें तो पंचमढ़ी और बोरा, ये दो अभ्यारण्य हैं जो कि इसी के अंतर्गत हैं, ठीक है। यानी पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसी के अंतर्गत दो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अभ्यारण्य प्रेजेंट है, यानी जो सैंक्चुरीज हैं, जिनमें पहला कौन सा है, पंचमढ़ी, और दूसरा है बोरा। और नेशनल पार्क की बात करें तो सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये एग्जांपल के तौर पे हो गया कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें नेशनल पार्क भी शामिल हो सकते हैं, अभ्यारण्य भी शामिल हो सकते हैं। तो ये यहाँ से ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे बात करेंगे हम नेशनल पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हमारे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बायोस्फीयर क्या है, नेशनल पार्क क्या है, अभ्यारण्य क्या है। अभी और आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में, अभ्यारण्य के बारे में, तो आपको क्लियर और भी ज़्यादा होगा। और डिफरेंस भी पढ़ेंगे, तीनों में डिफरेंस क्या है इसको बता देते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसका एरिया जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड होता है, ओके। और जो आगे हैं उनको आगे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया फिक्स्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।